तो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, फाउंडेशन क्लास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखिए हम थोड़ा सा हिंदी मीडियम के बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, समांतर श्रेणियां। देखिए हिंदी मीडियम का बैच स्टार्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत ही रिक्वेस्ट आ रहा था, डिमांड आ रहा था कि हिंदी मीडियम का भी बैच स्टार्ट कीजिए और थोड़ा सा हिंदी मीडियम का भी मतलब पढ़ाना स्टार्ट कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो हमने सोचा कि चलिए तब हिंदी मीडियम का भी एक बैच स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो थोड़ा सा इसमें हम देंगे आपको, हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसलिए हिंदी मीडियम का भी बैच हमने बहुत ही जल्द हमने ला भी दिया और यह बहुत ही ज्यादा हिंदी मीडियम के बच्चों को हेल्प भी होगा इससे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणियां, जिसको आप लोग इंग्लिश में जानते होंगे, कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, एपी। तो देखिए इस चैप्टर, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखेगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। हर तरह से हर चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें समांतर श्रेणियां की जब बात करें तो हम थोड़ा सा उसका परिचय करवा देते हैं कि देखिए समांतर श्रेणियां करने का मतलब क्या होता है। देखिए ये एक संख्या में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जब भी हमारे गणित में, मैथमेटिक्स में बात होती है तो वो संख्या पे सारा खेल होता है, लेकिन इसका देखिए रोल हमारे इस लाइफ में भी बहुत ज्यादा है। कैसे, अब देखिए आप घर की सीढ़ी को देखिए, तो जब घर की सीढ़ी बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक प्रॉपर हाइट देते हैं। ऐसा नहीं कि एक सीढ़ी यहाँ दे रहे थे, एक सीढ़ी इतना ऊपर देंगे, नहीं। एक सीढ़ी यहाँ दे रहे थे, एक कुछ हाइट पे दूसरा सीढ़ी बनाते हैं, फिर कुछ हाइट पे मतलब सेम हाइट रखते हैं, तीसरा सीढ़ी देते हैं, फिर कुछ सेम हाइट रखने के बाद इसका चौथा सीढ़ी देते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक सीढ़ी यहाँ पर दे रहे हैं, फिर दूसरा सीढ़ी हमने बहुत ऊंचा दे दिया, फिर तीसरा सीढ़ी बहुत ही सामने दे दिया। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। बस क्या करते हैं, उसमें हम लोग एक उसमें छोटा सा गैप रखते हैं जिसको मेंटेन करते हुए चलते हैं। तो वो क्या लगता है, एक तरह से पैटर्न में लगता है, तो सुंदर लगता है देखने में। आप लोग हर जगह देखे होंगे कुछ ऐसा ही होता है। अब जैसे आप जैसे एक जैसे ये स्क्वायर बॉक्स ले, ठीक है ना। अब इसको अगर बोला जाए कि इसको बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार बीच से ऐसे काटेंगे तो दो बराबर भाग में बढ़ गया। अगर बोलते हैं कि और इसको बराबर बराबर भागों में बांटो, तो हम लोग 4 भाग कर सकते हैं यहाँ से बीच से करके। तो ये चारों भाग क्या हो गया, बराबर हो गया। देखने में भी आप क्या एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो मतलब हमने इसमें क्या किया था, पहले 1 था, फिर वहां से बराबर किया, 2 हो गया, फिर 2 से क्या हो गया, 4 हो गया। तो देख रहे हैं एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कुछ सिर्फ बात, मतलब हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि पैटर्न, कोई ना कोई पैटर्न को वो फॉलो करता है उसको। तो हम यहाँ पर सिर्फ जो बात करेंगे वो समांतर श्रेणियां की होगी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से, मतलब हम लोग नंबर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस समांतर श्रेणियां की बात करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स को हम लेकर रखे, कुछ उदाहरण को देखिए, उसको समझेंगे, उससे आपको समांतर श्रेणियां को समझने में आसानी होगी। तो पहले हम आपको कुछ समझाते हैं। तो देखिए हमने एक नंबर में जो उदाहरण लिया है, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10। फिर दूसरे एग्जाम्पल को देखिए 100, 90, 80, 70। एक में बढ़ रहा था, यहाँ घट रहा है। तीसरा देखिए कुछ ऋणात्मक माइनस में चल रहा है, -5, -10, -15, ऐसे चलता चलेगा। फिर चौथा एग्जाम्पल देखिए जो दशमलव में है, 1.5, 1.5, 2.5, 3.5। अब देखिए अगर आप लोग अगर इसको सही से देख पा रहे हैं और अगर कुछ थोड़ा सा भी आप अगर अपना दिमाग लगाते हैं तो आप लोग एक चीज जरूर देख रहे होंगे कि एक पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। कैसे, देखिए 2, 4, 6, 8, 10। यहां से अगर आप देखिएगा तो कितना अधिक जा रहा है, 2। फिर यहां से जब देखिएगा इस पे 4 से 6 जाने में फिर 2 का डिफरेंस हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। फिर यहाँ से देखिए 2 का, फिर यहाँ से 8 से 10 जाने पर 2 का, मतलब ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। यानी कि अगला नंबर क्या हो सकता है, जब यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं तो अब हम लोग इस बात को पकड़ लिए। यह क्या इशारा दे रहा है ना, इशारा दे रहा है कि 2 जोड़ते जाओ, नंबर पे नंबर 2 जोड़ते जाओ और उसको लिखते जाओ। यानी कि कहने का मतलब अगला नंबर जो हो सकता है 12, 14, 16, ऐसे चलता चलेगा। तो इशारा अगर आप लोग समझ गए तो समांतर श्रेणियां आप लोग आराम से समझ गए। कहने का मतलब जो नंबर इशारा आपको दे रहा है, बस आपको सिर्फ इशारा को पकड़ लेना। और इशारा पकड़ने में तो आप माहिर है ही, नहीं भी है तो आप बनाते बनाते समझ जाइएगा। अब इसमें पकड़ते पहला तो हो गया, दूसरे में कुछ इशारा आप लोग पकड़िए तो क्या कर रहा है, 100 हुआ, फिर 90, फिर 80, फिर 70। यानी कि हम लोग देख तो रहे हैं घट रहा है, लेकिन कितना घट रहा है वो भी तो पता करना है। तो यहाँ से देखिए कितना घटा, 10। यहाँ से यहाँ जाने पर कितना घट रहा है, 10। फिर यहाँ से यहाँ जाने पर कितना घट रहा है, 10। यानी कि फिर 10 घटेगा, मतलब अब इस बार क्या आने वाला है, 60। फिर क्या आने वाला है, 50। इस तरह यह चलता चलेगा। ये समझ गए। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें हो रहा है क्या, इसमें देखिए आप थोड़ा सा माइनस में जा रहा है यानी माइनस के साथ घटता जा रहा है ये।
मतलब हम लोग देख रहे हैं ये ऋणात्मक में है तो ऋणात्मक में घट रहा है। क्या हो रहा है, -5 फिर -10, तो समझिए कितना घट रहा है, यहाँ से कितना घट रहा है। फिर यहाँ से देखिए -15 हो रहा है। तो एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए हम यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर जब निकाले थे तो ये कैसे हम लोग पता किए कि ये 2 2 बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या किए थे, ये जो संख्या है, दूसरी जो संख्या है 4 में क्या किए, पहली संख्या को घटा के देखे तो क्या आया 2। फिर यहाँ पर जब पता करना है कि कितना घट रहा है तो हम लोग इसमें बड़े वाले में क्या करेंगे, छोटा वाला को घटाएंगे तो 2। मतलब हमेशा दूसरी संख्या में से पहले को घटा के पता करेंगे वो कितना उसका मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पर भी हमने क्या किया था, यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो देखिए यहाँ पर 10 10 घटता चला गया, तो हम लोग 10 घटाते चला गया। यानी कि कहने का मतलब हमें दूसरा में फिर पहला घटाना है, यानी कि 90 में हम लोग घटाएंगे कितना 100, तो क्या आ रहा है -10। यानी कि फिर -10 यहाँ पर करेंगे, ये 90 में -10 करेंगे तब तो आएगा -80। फिर 80 में जब -10 करेंगे तब तो आएगा 70। समझ रहे हैं या नहीं। फिर 70 में -10 करेंगे तब तो आएगा 60। 60 में जब -10 करेंगे तब आएगा 50। इसी तरह यहाँ पर जब देखिएगा तो आपका कुछ आपको पता चल रहा है ना, -5 ऐसे करके मतलब इसमें बढ़ रहा है। तो यानी कि हम कहेंगे कि इसमें से इसको घटा दे तो आपको पता चल जाएगा कि अगला नंबर क्या है। मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि कितना नंबर का बार बार ये गैप ले रहा है और बढ़ रहा है या घट रहा है। तो -10 में अगर हम लोग घटा दे -5, देखिए तो -5 और फिर -5, तो ये तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस। यानी कि कहने का मतलब कितना आ रहा है, देखिए -10 और यहाँ से हो गया +5, यानी कि -5 का डिफरेंस जाता है, -5 का अंतर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने पर हमें -5, और यहाँ से फिर यहाँ गए -5 किए तो आ गया -15। फिर सोचिए आगे जब -5 करेंगे तो आ जाएगा -20, फिर -25, ऐसे करके चलता चलेगा। तो ये भी समझ में आ गया। अब देखिए लास्ट नंबर देखिए जो आपका दशमलव में है, ये क्या करता है 1.5, 1.5, फिर 2.5, फिर 3.5। अब देखिए 1.5 के बाद यहाँ से 2.5 गए तो कितना का मतलब यहाँ से हम अगर देखें कितना का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पर देख पा रहे 1 का अंतर हो रहा है। फिर यहाँ से जब 3.5 पर जाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं 1 का अंतर हो रहा है। मतलब अगला संख्या हमारा क्या सकता है 4.5, फिर अगला संख्या क्या हो सकता है 5.5। तो ये तो समझ में आ गया। ये कुछ बात रही जो मैंने आपको बताया कि इसमें मैं आपको दिखाना चाहता था, वो एक किसी न किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, या तो दशमलव में हो, या तो वह ऋणात्मक में हो, नेगेटिव में हो, या तो वह कोई भी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, धनात्मक या जो भी हो, एक ना एक नंबर को वो पकड़ कर चल रहा है। अगर उस इशारे को आप पकड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इसके आगे के पैटर्न को लिख सकते हैं, और इसी को कहते हैं समांतर श्रेणियां। तो आप देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, तो उसको समझिए। इसमें कहते हैं कि सूची में जो हमने पाया, ये चारों में जो देखे थे, सूची की प्रत्येक संख्या एक पद, टर्म कहलाती है। मतलब अगर हर संख्या को इसको कहें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इसको क्या कहते हैं, पद कहते हैं, पद। पूरा को नहीं, सिर्फ अगर सिर्फ बोले कि 2, ये बोलेंगे कि ये 2 कौन सा पद है, तो ये तो पहला नंबर है तो इसको कहेंगे पहला पद है। अगर बोले बताइए कि 8 कौन सा पद है, तो ये कौन सा पद हो गया, 1, 2, 3, 4, मतलब ये चौथा पद है। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टर्म। पद कहिए या टर्म। अगर हम बात करें, बोलते कि इसमें बताइए जो 70 दिया हुआ है वो कौन सा पद है, तो इसका अंतिम पद है, मतलब अंतिम पद है। अगर आगे की संख्या देखें तो हमने यहाँ लिखा 50 तक, और भी आगे ऐसे चलता चलेगा। अगर मान लीजिए इसको सिर्फ यहीं रोक दें, अब पूछे कि 70 इसमें जो है वो कौन सा पद है, तो हम बोल सकते हैं अंतिम पद है, या तो हम लोग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, मतलब ये चौथा पद है। तो समझ में आ रहा है, मतलब इन सभी को क्या कहते हैं, पद। वो तो या तो वो पहला पद हो सकता है, दूसरा पद हो सकता है, तीसरा, चौथा, या तो अंतिम पद हो सकता है। अगर लास्ट रोक दिया गया है तब, अगर डॉट डॉट लगा दिया गया तो मतलब वो अनंत तक चला गया। ये समझ में आ रहा है, तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए जब इतना बात कर लिए तब आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा होगा, मतलब समांतर श्रेणियां कहते किसको है, तो उसकी परिभाषा को एक बार पहले चेक करते हैं। ऐसे तो आपको पता चल ही गया, कुछ ना कुछ तो आपको बात यहाँ से दिमाग में जरूर आया होगा, लेकिन हम उसके एक बार परिभाषा को देखेंगे और आप लोग भी देखिएगा, नोट कीजिएगा। तो उसकी परिभाषा एक बार चेक कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको आप लोग देख के एक बार समझना है। तो समझिएगा क्या कहता है कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब अगर कोई भी एक समांतर श्रेणी होगा, यानी समांतर जो मैंने यहाँ लिखा, अगर मान लीजिए अगर आप लोग लिख दीजिएगा कुछ भी 5, 20, फिर लिख दीजिए 50, फिर लिख दीजिएगा 10, तो ये कोई समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि वहां पर क्या होगा। अगर आप यहाँ पर चेक कीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पर अब क्या किए, 15 जोड़े तब 20 आया। अब यहाँ उसके बाद क्या किए,
उसके बाद हम लोग 30 जोड़ेंगे 20 में तब 50 आएगा, उसके बाद सीधे 40 घटा दिए। यानी कि क्या चल रहा है, इससे हमको कोई इशारा नहीं मिल रहा है कि यह बोलना क्या चाहता है, ये हमने आया और लिख दिया। तो इसको समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। ये समझ में आ रहा है? समांतर श्रेणी का मतलब एक निश्चित संख्या, जो यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब कुछ हम लोग एक निश्चित संख्या हर बार जोड़ेंगे। जैसे हमें 5 नंबर दे दिया गया, 5, 10, 15, 20, तो इससे हमने पता कर लिया अच्छा हर बार ये 5 5 जोड़ रहा है। 5 में 5 जोड़े 10 आया, फिर 5 जोड़े, फिर 5 10 में जोड़ दिए तो 15 आ गया, फिर 15 में 5 जोड़े तो 20 आ गया। यानी कि अगला संख्या अगर हमें पूछा जाएगा कि आप बताइए अगला संख्या क्या होगा, तो 20 में फिर 5 जोड़ेंगे जो 25 हो जाएगा, और फिर 25 में 5 जोड़ेंगे जो 30 हो जाएगा। तो वही कह रहा है, तो वो 5 5 जो जोड़ रहे हैं वो क्या है, एक निश्चित संख्या है। यानी कि वो क्या है, एक निश्चित संख्या है। तो वही कहा जाता है कि समांतर श्रेणी उसे कहेंगे, एक समांतर श्रेणी संख्या की एक ऐसी सूची होती है, मतलब एक सूची होती है जो मैंने इस तरह लिख के दिखाया। मान लो हम एक सूची बनाते हैं, जो अभी मैंने बताया 5, 10, 15, 20, तो ये एक सूची है, एक ऐसी सूची है संख्या की जिसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक पद, ये देखिए पद 5, 10, 15, 20 सारा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त, मतलब पहले पद के अतिरिक्त क्या कर रहा है, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब पहले पद को छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ चेक कीजिए क्या हो रहा है, इसमें 5 जोड़े तब तो 10 आया, फिर 5 जोड़े तो 15 आया, फिर 5 जोड़े तो अच्छा 20 आया, फिर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो यही आपका है समांतर श्रेणी। अब देखिए, अब एक पॉइंट को इसको समझिए कि सार अंतर क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो देखिए इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई भी सूची दिया रहे, एक संख्या की सूची दिया रहे, उसमें सारे कुछ 3, 4, 5 जो भी पद दिए रहे, उसके बाद जो हम कह रहे हैं कि कितना संख्या जोड़ रहे थे, जो हर बार हमें पता चल रहा था कि अगला संख्या क्या होगा जाकर, तो हम देख पा रहे थे यहाँ हर बार 5 5 जोड़ा जा रहा है। यानी कि इसमें से इसको घटाइएगा तो 5 आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा, मैंने हर दूसरे पद में से उसके पिछले पद को घटाइएगा तो क्या आएगा 5। मतलब हर अगला पद में से उसका पिछला पद घटा दीजिए तो क्या आएगा 5 आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो बार बार 5 आ रहा है, एक निश्चित संख्या है, उसी को कहते हैं सार अंतर। बोलिए ये समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? देखिए फिर से देखिए, जैसे हम इस एग्जांपल में ले लें जहाँ पे घटते आ रहा है, 100 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर 70 हुआ, तो यहाँ हम क्या देख पा रहे थे कि हर बार क्या हो रहा था, 10 घट रहा था। तो 10 घट रहा था, तो 10 घट रहा था, तो वो जो सार अंतर है उसी को कहेंगे 10। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे जो भी इसका अगला पद होगा उसमें से उसके पिछले पद को घटाएंगे। यानी कि अगर हम कहीं से भी बात कर रहे हैं, यहाँ से, तो हम लोग मान लीजिए बात करते हैं यहीं से कि 80 ले लेते हैं, तो 80 ये पद हो गया, तो ये इसका अगला पद है, तो इसका पिछले पद को देखिए क्या है 90। यानी कि हमको हमेशा इसका जो लिए उस नंबर में से उसके पिछले पद को घटाना है। यानी कि 80 में 90 घटाना, तो 80 में आप 90 घटाइए तो कितना आएगा -10, क्योंकि बड़ा है -90। यानी कि इसका जो सार अंतर है वो कह सकते हैं कितना है -10, ना कि 10। ये तो हम देख रहे हैं 10 10 घट रहा है, तो घटा का साइन भी तो देना पड़ेगा, ऋणात्मक हो रहा है, घटते जा रहा है, तब तो पता चलेगा कि वो संख्या क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, ना कि बढ़ रहा है। और वहीं जब मान लीजिए आप इसकी बात करें, जैसे ये ऋणात्मक है तो -5, -10, -15, इस तरह क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। फिर जब सार अंतर हमें निकालना पड़ेगा तो हम फिर वही चीज चेक करेंगे, जो उसका अगला पद रहेगा उसमें से पिछले पद को घटाएंगे। तो यानी कि इसका जो अगला पद है वो तो -10 है, अब इसमें से घटा दीजिए कितना -5। तो देखिए -10 में -5 करेंगे तो दोनों का सिंबल सेम है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख दिए, ये दोनों का चिन्ह तो साथ साथ में आ गया। यानी कि अब यहाँ से क्या हो गया, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। यानी कि हमने बोला -10, तो ये माइनस और माइनस हो गया +5। देखिए -10 है +5 है, यानी कि माइनस करना है तो आएगा तो 5, लेकिन यहाँ पर चिन्ह किसका होगा, बड़ा तो 10 वाला है, जिसके पास माइनस है मतलब ऋणात्मक है, तो ये हो गया आपका -5, जो आपका सार अंतर है। तो हम लोग कह सकते हैं ये इसका -5 सार अंतर होगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का। इस सूची संख्या का क्या होगा -5 सार अंतर है। तो अब आपको शायद सार अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिएगा और हमें बताइएगा कि क्या आपको इसमें कोई कंफ्यूजन दिख रहा है, क्या इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो जरूर बताइएगा। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक सूची देखे थे, हमने पद के बारे में जाना कि पद क्या होते हैं, समांतर श्रेणी का हमने परिभाषा को पढ़ा, इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी, जिसमें कि समांतर रूप से एक संख्या जोड़ते जाते हैं और हमें अगला संख्या प्राप्त होता है। तो ये कुछ रहा हमारा, और सार अंतर तो पता चली गया। तो इसी को कहते हैं समांतर श्रेणियां, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसमें एक
जब हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो उसमें आप लोग कुछ तरह से डिनोट कर सकते हैं, कुछ तरह से मतलब इसको दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शाइएगा? मान लीजिए हम इसी की बात करें तो जैसे हमको कहा जाएगा कि पहला पद इसका कौन है, 5, तो उसको लिखेंगे कैसे? तो हम लोग उसमें इस तरह करके लिखते हैं A1, नीचे लिख देते हैं 1, इसका मतलब यह पहला पद है 5। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं पहला पद, ठीक है ना। लेकिन उसको दिखाते हैं इस तरह, क्योंकि मैथ में जब हम लोग गणित में इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिख कर दिखाएंगे। लिख देंगे कि A1 5 है, A2 क्या है इसका मतलब, A2 करने का मतलब दूसरा पद 10। बोलेगा कि तीसरा पद क्या है तो लिखेंगे A3, वो क्या है 15। फिर बोलेगा कि चौथा पद बोलिए तो A4 लिख के दिखाएंगे, बोलेंगे वो 20 है। बोलेगा पांचवा पद लिखे तो बोलेंगे A5 जो हमारा 25 है। बोलेगा सारवंतर तो उसको दिखाएंगे D से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस सारवंतर। तो बोलेगा सारवंतर इस समय क्या हुआ, तो 5 हुआ। हर बार 5 का हम लोग देखे थे अंतर हो रहा है, 5 जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। तो यह कुछ है बातें जो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम इसे मिटाते हैं। तो इसमें कुछ बातें और रह गई जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि चैप्टर्स अच्छे से समझ में जब आएगा तो आप अपने हर एक्सरसाइज को अच्छे तरह से बना पाएंगे। तो इसमें देखिए कुछ और बातें जो रह गई, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले समझिए यह व्यापक रूप क्या होता है, जो कुछ इस फॉर्म में रहता है, a+d, a+2d, a+3d। तो यह कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या है? इसका व्यापक रूप है, ठीक है ना। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं ये जनरल फॉर्म है, जनरल, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, व्यापक रूप, ठीक है ना। यह आपको व्यापेगा नहीं, ठीक है ना। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए इसको देखने के बाद। व्यापक रूप कहने का मतलब बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे ये है क्या कहता है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए जहां पर कहते हैं कि यह जो लिखा हुआ है व्यापक रूप है, ये हमारा जनरल फॉर्म, उसमें कहते हैं जहां ए हमने आपको बताया ना, ए देख पा रहे होंगे हर जगह ए दिया हुआ। ये ए क्या है? यह ए है पहला पद। और डी क्या है? सार्व अंतर, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए एग्जांपल से इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो इस उदाहरण को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी आपको बताया था ना, 5, 10, 15, 20, 25, यही तो है हमारा समांतर श्रेणी। कैसे पता करेंगे? वही देखिए कि हर बार 5 एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद आगे बढ़ रहा है। तो समझ गए ये क्या है? समांतर श्रेणियां। ये एपी है, समांतर श्रेणियां। तो अब कैसे बोले कि ए होता है पहला पद, जहां ए क्या बोले वो हमेशा पहला पद होता है, कुछ भी रहे। तो यहाँ पर पहला पद कौन है? यहाँ पर तो पहला पद 5 है, तो हम लोग लिख दें कि ए बराबर 5 है। समझिए ये क्या है? पहला पद। हमेशा इसी तरह दिखाएंगे, ए को बोलेंगे वो क्या है? पहला पद। ए हमेशा क्या होता है? पहला पद, ठीक ना। जब भी ए की बात करें तो सूची में देखिए कौन सा नंबर पहला, उसको आंख मूंद कर ए लिख दीजिए 5। आंख मूंद कर मतलब आंख खोल कर लिखना है, ए 5 है, ठीक ना। ए 5 है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि डी कितना है। यही दो चीज चेक करते हैं हमेशा जब भी हम लोग एपी को सॉल्व करेंगे। पहले दो चीज को निकालना सीखेंगे। ए कौन सा है? तो ए हमेशा होता है पहला पद, तो ए बराबर 5। डी कहने का मतलब सार्वंतर, तो डी हमारा कौन क्या हो जाएगा? सार्वंतर कैसे निकालते हैं? हमेशा उसके अगले वाले पद से उसको पहले वाले को माइनस करते हैं। तो इसका मतलब हमने इसमें जो इसका दूसरा पद है 10 में इसका माइनस कर देंगे 5, तो क्या आ जाएगा? 5। अब देखिए कभी कभी अब आप लोग इस तरह समझिए कि मान लीजिए आपको दिया 5, 10, 15 तक दिया हुआ, इसके बाद दे दिया सीधा 30, फिर दे दिया 40, तो फिर आप नहीं समझ लीजिए ये समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? आप लोग तो चेक कर लीजिएगा कि डी यहाँ से हो गया 10 में 5 घटा दिया 5, फिर यहाँ से 15 में 5 घटा दिए फिर आ गया, 15 में 10 घटा दिया फिर आ गया 5। ओ समांतर श्रेणी नहीं, हमको पूरे जहां तक दिया वहां तक चेक करना है कि हर में जो आना चाहिए वो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर जब चेक कीजिएगा तो यहाँ तो 15 हो गया, 30 में 15 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 15। तो फिर तो ये गलत हो गया, ये समांतर श्रेणी में नहीं आएगा। तो मतलब हमें पूरा चेक करना पड़ेगा, जो भी पूरा नंबर जितना भी दिया हुआ है उन पूरे को देखना पड़ेगा। यानी कि देखिए यहाँ से भी घटाएंगे तो वही 5 आएगा, यहाँ से भी इसको घटाइए, जो संख्या पकड़िएगा उसका पिछला वाला घटा दीजिएगा। तो 15 में 10 घटाएंगे 5, 20 में 15 घटाएंगे 5, 25 में 20 घटाएंगे 5। जब पकड़ लेंगे उसके इशारे को समझ जाएंगे तो हम लोग लिख देंगे डी बराबर जो है, तो हम लोग इस तरह दिखा देंगे कि इसमें इसको घटा देंगे पहला पद को, तो क्या आया? 5।
तो यहाँ पहला पद 5 और डी जो सार्वंतर है वो भी हमारा है 5। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा इसको हम दर्शाएंगे प्रूव करके, तो आप लोग देखिएगा। तो ये जो परिभाषा है जो व्यापक रूप है किस तरह दर्शाया गया, तो हम लोग कह सकते हैं ए बोला है 5, ए हमने निकाला 5, जो पहला पद होता है क्या होता है 5, तो ए बराबर हम लिख दें 5, ए बराबर 5, ये तो पता चल गया। चलिए यहीं से पता चल गया ए बराबर 5 जो यहाँ पर है। और देखिए दूसरा बोला है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी मतलब पहला पद में क्या जोड़ना है डी जो सार बनता है 5 जोड़ना है। पहला पद तो 5 है और 5 जोड़ना है तो कितना आ गया 10। अब तीसरे में क्या कर रहा है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d मतलब 2 गुना डी है। ए तो 5 है लेकिन यहाँ पर 2d कहा गया मतलब 2 गुना डी में क्या है 5, तो इसको 5 यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आ गया 5 और प्लस 2 गुना 5 10 और 5 15, तो ये हो गया 15। फिर तीसरे में क्या आएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d। अब यहाँ से देखिए ए क्या है 5, पहला पद तो 5 ही है ना, नोट कीजिए यहाँ पर देखिए ध्यान से। 3d कहने का मतलब 3 गुना d, d मतलब क्या 5, बार बार 5 पुट होगा और गुना होगा, तो 5 प्लस 3 5 15, 15 और 5 20। तो ये देखिए कुछ ये वाला संख्या आ रहा है, देखिए तो पहला में 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20, तो यही तो कहता है कि यह व्यापक रूप है इसका जनरल फॉर्म a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। हो गया कि नहीं, यही तो हम प्रूव कर रहे हैं तब से कि व्यापक रूप चलता है, मतलब जितना भी समांतर श्रेणी होगा वो इसको जरूर फॉलो करेगा। आप लोग जब जब उसको इस तरह से निकालिएगा तो पता चलेगा कि ये वाला तो यही आंसर दे रहा है जो ऊपर में हमने लिखा था। तो ये एक तरह से हम इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी है भी या नहीं, तो वो इस तरह से चेक होता है। इसलिए मतलब जितना भी समांतर श्रेणी के अंदर वो आएगा तो वो जरूर वो परिभाषित करेगा, तो उसको चेक करने का यही नियम है। तो अब हम इसको मिटाते हैं, इन दो पर और चर्चा करने वाले हैं कि परिमित एपी क्या होता है और अपरिमित एपी क्या होता है। तो इसको मिटाते हैं, तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो देखिए जो आपका परिमित एपी है इसमें आपका अंतिम पद दिया हुआ रहता है। इसमें क्या दिया हुआ रहता है अंतिम पद, थोड़ा समझेंगे इसको। इसमें आपका अंतिम पद दिया हुआ रहता है, अंतिम पद होता है। इसको जैसे हम लोग बोल दिए अपरिमित पद, तो यही से पता चल रहा है अंतिम पद नहीं होगा इसमें, अंतिम पद नहीं होता है। अब समझिए इसको, परिमित अंतिम पद होता है। देखिए दो उदाहरण से इसको हम समझेंगे। परिमित मतलब अंतिम पद होता है। मान लीजिए हम इसमें आपको कह दिए कि मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया था 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए आपने उधार लिए थे किसी से कोई काम के वास्ते। आपने उसको कहा कि हम उस उधार को आपको मतलब पूरे 1 साल में पूरा उधार चुका देंगे। तो आपने क्या किया, आप बोले कि 1 साल में चुका देंगे। उसमें भी आपने एक कंडीशन रखा कि हम हर महीना आपको कितना देंगे 100 रुपया आपको दे दे के उस उधार को चुका देंगे और 1 साल का टाइम लिए। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है या नहीं, वो जाकर 10वें महीने में वो पूरा असूल हो जाएगा वो पैसा। तो इसमें हम कह रहे हैं कि आप हर बार 100 रुपए दे रहे हैं, अब जाके वो 10वें महीने में असूल हो जाएगा, मतलब वहां जाकर स्टॉप कर जाएगा। तो वही उसी सेंस में आप इसको समझिए, मतलब उसका एक अंतिम पद तो है ना कि जाकर वो मतलब 10वें महीने में खत्म हो रहा है जाकर। लेकिन जब इसकी बात करें कि अपरिमित एपी का, तो उसमें अगर हम यूं बात करें कि अगर आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप 10,000 का महीना कमा रहे हैं और उसमें से आपने यह फिक्स कर दिया कि हम हर महीने 1000 रुपया मतलब बचाएंगे। तो देखिए आप जब तक काम करते रहिएगा वो 1000 रुपया आप बचाते रहिएगा। यानी कि उसका कोई फिक्स नहीं है कि आपने ये फिक्स नहीं किया है कि कहीं बैंक में दे रहे या कहीं भी कि आप मतलब 5 साल तक 1000 जमा करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। नहीं, हम कह रहे हैं कि आप जब तक काम कीजिएगा आप 1000 बचाते रहिएगा। यानी कि आप उसको एक लिमिट तक नहीं रखे हैं, आप वो अनंत तक चलता चलेगा।
बस ये थोड़ा सा उदाहरण दिया, आप थोड़ा सा यूं समझिए कि अगर हम एक नंबर की बात करें, जो नंबर दिया हुआ था अभी यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, बोले यहाँ स्टॉप कर दिए, तो इसमें एक पहला पद तो रहेगा ही, कोई भी नंबर लिखेंगे उसमें पहला पद जरूर रहेगा, लेकिन अंतिम पद की बात करें तो यहाँ पर क्या है 25। लेकिन फिर यही संख्या को हम इस प्रकार थोड़ा दर्शाते 5, 10, 15, 20, 25, उसके बाद ऐसे डॉट 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 लगा दे, तो इसका मतलब यह अनंत तक जा रहा है, इसका कोई अंतिम संख्या नहीं है, याद रखिएगा। यानी कि इसमें हम इस देखिए अभी इस क्वेश्चन में हम लोग कह सकते हैं कि इसका अंतिम पद 25 है, या तो ऐसे कह सकते हैं कि 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5, या तो कह सकते हैं कि पांचवा पद जो 25 है वही उसका अंतिम पद भी है। लेकिन जब इसमें बात करें 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ऐसे चलता गया, तो इसमें हम कहेंगे देखिए दोनों में पहला पद 5 है, लेकिन इसमें जब बात करेंगे बोलेंगे पांचवा पद तो देखो 25 है, लेकिन अंतिम पद नहीं पता, अनंत है, वो जाता चल रहा है, वो पता ही नहीं है। इसमें पांचवा पद 25 है, इसमें भी पांचवा पद, इसमें भी जो पांचवा पद है वो 25 है, लेकिन इसमें जो पांचवा पद 25 है, लेकिन ये अंतिम पद नहीं है, ये अनंत तक जा रहा है। और ये क्या है, ये अनंत तक नहीं जा रहा है, मतलब यह पहला नंबर जो हमारा ये उदाहरण हो गया उसको कहेंगे क्या, वो क्या है परिमित एपी, उसका एक अंतिम पद है। और अपरिमित एपी जो दूसरा एग्जांपल हो गया, इसमें तो अंतिम पद है ही नहीं, तो इसको कहते हैं अपरिमित एपी। तो ये कुछ बात आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। अब इसी पर हम एक उदाहरण देकर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस सिर्फ आप थोड़ा सा समझिएगा, एक एग्जांपल सॉल्व करके बताते हैं किस प्रकार अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक उदाहरण को देखिए हमारा, जैसे कि आपको इसमें क्वेश्चन इस प्रकार दिया रहेगा कि उसमें दिया है कि a बराबर, मान लो दे दिया गया है कि उसमें a बराबर 10 है, और बोलेगा कि सारवंतर d बराबर दिया गया है 5। अब आपको पूछा जाएगा कि आप इसका मतलब समांतर श्रेणी निकाल कर बताएं, कम से कम उसमें 5 पद तक हमें इसका समांतर श्रेणी लिखकर बताएं, या उसका समांतर श्रेणी बताएं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। बोल रहा है a = 10 और d = क्या 5। तो आप देखिए उसका जनरल रूप क्या चलता है, a + d, a + 2d, a + 3d। तो यहाँ से आप इस तरह एक बार हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो आप यहाँ से कह सकते हैं ना, पहला पद a तो 10 होगा, और दूसरा पद क्या होगा a + d, यानी कि कहने का मतलब क्या हो सकता है a 10 और प्लस d कहने का मतलब कितना 5, मतलब दूसरा पद होगा जो 15 होगा, और जो तीसरा पद होगा a प्लस क्या होगा 2d। तो मतलब कहने का मतलब 10 + 2d, 2d मतलब 2 से गुना करना है 5 मतलब 10, मतलब 2 × 5, 2 × 5 10, 10 कितना हो गया 20। चौथा पद जो होगा a + 3d, इस तरह चलता रहेगा 4d, 5d। तो पहला पद हो गया 10 + 3 × 3 × 5 मतलब 15 और 10 25। यानी कि जब हम लिखेंगे तो इसमें हमने पाया कि जो इसका समांतर श्रेणी आया वो क्या क्या है, पहला 10, फिर दूसरा 15, फिर तीसरा क्या आ गया 20, फिर चौथा 25। तो ये हो गया इसका समांतर श्रेणी जो हमने निकाला, मतलब ये हो गया इसका एपी इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है ना। फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम लोग पाते हैं कि इसका जो एक फार्मूला चलता है वो आपका होता है a + n - 1 × t। ठीक है ना। जब हम लोग एपी निकालेंगे तो इस फार्मूला का बहुत यूज करेंगे, आपको हम पढ़ाएंगे ये अच्छे से। तो यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, तो आशा करता हूँ ये जरूर आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब हम लोग 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और उस क्वेश्चंस की मदद से हम समझेंगे जो भी आज हमने पढ़ा इस चैप्टर में। तो आप लोग क्या क्या सीख पाए उसको पहले हम थोड़ा सा समझते हैं, आप लोग कितना सीख पाए, और थोड़ा सा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको भी तो हेल्प होगा ना। थोड़ा सा आप लोग क्या हो पाइएगा, थोड़ा सा अच्छे से फ्री वे में अपने क्वेश्चंस को जो भी आपके बुक्स में दिया हुआ हर एक्सरसाइज को, मतलब पहला एक्सरसाइज तो इससे लगभग आपका क्वेश्चंस क्लियर हो ही जाएगा। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में तो लिख ही दीजिएगा और हमें बताइएगा। तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें आपका कहा गया है कि बहुत ही इजी, आप लोग खुद बना लीजिएगा, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए। जिनको नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, और 2 क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं जब भी इस चैप्टर में बात करें तो क्वेश्चन को बनाने आना चाहिए। ठीक है ना। आपको
ये समझ में आए चाहे नहीं कि समांतर श्रेणी का आपको परिभाषा पता हो ना, यानी उससे मतलब तो नहीं है, मतलब इससे अगर आपको ये पकड़ में उसके इशारे को समझ में करने में समझ में आ जाता है कि एपी कौन है, एपी है कौन, एपी नहीं है, अगर यह बात को आप पकड़ लेते हैं तो ये चैप्टर तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। सिर्फ आपको यही तो पकड़ना पड़ता है, पूरे चैप्टर में बस 2-3 फॉर्मूले हैं और उसमें हर बार यही काम करते हैं। अगर ये एपी में है तो ये बताओ, अगर एपी में नहीं है तो फिर तो उसका काम ही नहीं है। तो देखिए हम इसमें पूछ रहा है कि एपी जो दिया हुआ है तो देखिए भिन्न में है, कोई बात नहीं, 3/3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखिए। बहुत ही ईजी है। आप देखिए तो इसका अगर हम आंसर लिखें, इसका उत्तर दे तो यहाँ से समझिएगा कि बोल रहा है इसमें क्या मांग रहा है, सिर्फ प्रथम पद और बोल रहा है कि सारवंतर बताइए। तो देखिए प्रथम कोई भी अगर एपी दिया रहेगा तो उसका प्रथम पद तो रहेगा ही, जो यहीं से दिख रहा है। तो यहाँ बोल सकते देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रथम पद है, प्रथम पद जो ए बराबर कितना दिया हुआ है वो आपका है, जो बराबर ए बराबर दिया है 3/2। बस ये हो गया। बस अब आपको क्या निकालना है, डी सारवंतर। आपको क्या निकालना है, सारवंतर। तो सारवंतर भी निकाल देगा, सारवंतर निकाल लीजिएगा। चलिए निकाल ही देते हैं। तो सारवंतर डी बराबर क्या कहता है कि उसमें से जो अगला पद है, मतलब जो यहाँ दूसरा है उसमें से पहला को घटा दीजिए। तो देखिए ये एपी में दिया हुआ है तो हमको पूरा चेक नहीं करना है, सीधा जो दूसरा पद में इसका पहला पद घटा दीजिए। तो यानी कि यहाँ जो दूसरा पद है 1/2 में घटा देना है कितना, 3/2। अब देखिए भिन्न का थोड़ा सा घटाव है तो जोड़ घटाव तो आना चाहिए भिन्न का, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो भी तो बहुत दीजिए ना, नीचे देखिए 2 है, यानी कि इसका क्या आएगा, लसफल तो 2 ही आएगा। 2 से यहाँ कर दीजिए भाग, देखिए गुना -3, यानी कि यहाँ से हमने क्या पाया, कितना आया, 1 -3 घटा दिए तो मतलब -2/2, यानी कि कट कर कितना आ जाएगा, -1। यानी कि सारवंतर क्या आ गया इसका, जो टी बराबर है -1। तो बहुत ही इजी था, सॉल्व हो गया। ए बराबर जो पहला पद था 3/2 जो यहीं से निकाल लिए, डी सिर्फ निकालना तो घटा के बस निकाल लिया -1। ये बहुत ही इजी था। अब देखिए एक क्वेश्चन को और देखिए, इसमें थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको हम मिटा देते हैं। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। इसमें कहा गया है कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला गया है कि आपका मतलब कुछ 4 क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है इसको चेक कीजिए कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो उसका आगे का भी 2 संख्या और निकालिए। पहला है 4, 10। आप लोग देखिए बहुत तेज हो चुके होंगे, ठीक है ना। आप लोग देखते देखते बता दीजिएगा कि एपी में है या नहीं, और अगला संख्या लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर एपी में है तो अगला संख्या लिखेंगे, फिर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। 1 -1 -3 -5 के बाद तीसरा में है हमारा -2 2 -2 2 -2। लास्ट चौथा नंबर हमारा है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए अगर हम सॉल्व करें, प्रोसेस से भी करके बताएंगे, पहले हम यहीं से देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पहला पद तो सबका दिया हुआ है, हमको डी चेक करना है जो सारवंतर है। तो देखिए यहाँ से कितना हो रहा है, 6 का डिफरेंस, 6 का अंतर, यहाँ से भी 6 का, फिर 6 मतलब 6। अच्छा 6 बार बार जोड़ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये तो हमें पता चल रहा है ये एपी में। फिर 6 जोड़ना है, 22 में 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 28। फिर 6 जोड़ दीजिए 28 में तो हो जाएगा 34। पता चल गया ये तो एपी में था। दूसरा अगर चेक करें तो 1 फिर -1 -3 -5। तो एक बार चेक करिए क्या यह एपी में है या नहीं। तो चलिए यहाँ से हम चेक करते हैं कि डी जो इसका सारवंतर है क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आता है। तो हमें इसमें घटा के देख लेना है, मतलब दूसरे में -1 में इसका पहला वाला घटा के देखिए तो इसका -1 मतलब कितना आ गया, -2। लेकिन यहाँ तक गया हुआ तो यहाँ तक पूरा चेक करते हैं, नहीं तो गलत भी हो सकता है क्योंकि पहला मिल जाए दूसरा में ना मिले तो अब यहाँ चेक करते हैं। यहाँ है -3, फिर इसका इधर पिछले वाला में घटाते जो है -1 मतलब -1 और माइनस, तो ये हो जाएगा -1 जो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब -3 और माइनस +1 मतलब यहाँ से फिर आया -2। ठीक, अब एक लास्ट जो लगे यहाँ भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पता चल रहा है -5 में हमें घटाना है -3,
ठीक ना, जिसको पकड़िएगा सर जस्ट पिछला, तो माइनस माइनस फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा 3, मतलब फिर -2, यस -2 बार बार इसमें जुटेगा। तो यह एपी में है तो -2 मतलब जोड़ देना है, तो लास्ट में -2 जोड़ दीजिए, -5 और -2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा -7, -7 और -2 -9, ये भी एपी में था। अब इसको देखिए क्या है यह, -2 फिर 2 फिर -2 2 -2, देखिए ये तो यहीं से पता चला ये एपी में नहीं है, तो खत्म, ये एपी में है ही नहीं, ठीक ना। देखिए पैटर्न को तो फॉलो कर रहा है -2 फिर 2, लेकिन फिर तो अगर आप इसका सार अंतर चेक कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ पैटर्न को फॉलो नहीं करना होता, अगर पैटर्न ठीक है, लेकिन एपी में होने के लिए उसको ये कंडीशन जरूर फॉलो करना पड़ेगा कि जो डी सार अंतर है वो हर जगह हर नंबर के बीच का सेम होना चाहिए, एक निश्चित होना चाहिए, परिभाषा में पढ़े थे। तो अगर यहाँ से चेक कीजिएगा इसका डी, तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। अब इसमें से इसको घटाइए, 2 और -2 कीजिएगा, मतलब +2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4, और फिर यहाँ से यहाँ चेक कीजिए, तो डी बराबर यहाँ से अगर चेक कीजिएगा तो फिर आपका क्या आएगा, देखिए -2 और फिर ये कीजिएगा -2, तो हो जाएगा इस पर -4। देखिए प्लस अंतर हो रहा है या नहीं, नंबर सेम है, लेकिन एक बार प्लस में, एक बार धनात्मक में, एक बार ऋणात्मक में। फिर चेक कीजिए ना एक बार आगे से, फिर यहाँ से चेक कीजिए नेक्स्ट, तो इसमें 2 में फिर -2 घटाएंगे, मतलब -2 माइनस प्लस हो जाएगा, जो हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पैटर्न क्या चल रहा है, 4 फिर -4 फिर 4, तो एक निश्चित संख्या नहीं है, एक बार 4 है फिर माइनस फिर प्लस, तो यह बिल्कुल भी एपी में नहीं होगा। सेम केस कुछ 4 नंबर को देखिए, 1 1 1 फिर 2 2 2 3 3 3, तो ऐसा नहीं होगा कि आप अगले बार लिख दीजिए 4 4 4, नहीं, वो गलत है। मतलब हर, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ तो एक के बाद एक ही आ रहा है, मतलब 0 का सार्वंतर, यहाँ पर भी 0, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 1 का सार्वंतर, फिर 0 0 फिर यहाँ पर 1, ठीक ना, तो इसका मतलब ये भी एपी में नहीं है। अब देखिए सार्वंतर जो होता है, सार्वंतर वो आपका या तो 0, वो आपका कुछ भी हो सकता है, एक नंबर जो आपका धनात्मक संख्या भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है, ठीक ना। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि 0 भी हो सकता है, ठीक ना। मतलब कभी कभी हम लोग देखेंगे कि उसका जब सार्वंतर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो अब तो लगभग आपको पूरा क्लियर हो गया होगा चैप्टर, आप क्वेश्चंस को तो टच कर ही सकते हैं, हर लगभग पहला एक्सरसाइज का जो भी, मतलब एपी में समांतर श्रेणी को समझने के लिए हमें बस जो भी मैंने आपको परिचय आज करवाया क्वेश्चन के साथ, हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो वो समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग करेंगे अगले वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनाएंगे और आगे का जो चैप्टर है उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सारे नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर थोड़ा सा कर दे तो अच्छा होगा, उन सभी का भी हेल्प हो जाएगा। और उसके बाद हम मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना आपको बताएंगे, और उसको देखने के बाद आप बिल्कुल अच्छे तरह से इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। आप कोई भी बुक पकड़ लीजिए, ठीक ना, आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ आपको अच्छे तरह से समझा रहे हैं। आप केसी सिन्हा ले लीजिए, RS अग्रवाल ले लीजिए, या आप अपना NCERT को ही फॉलो कर लीजिए, कोई भी गणित का बुक हो आपके पास उसको बनाना स्टार्ट कर दें, हर क्वेश्चन बनेगा। डाउट है अगर उस बुक में भी तो आप लोग भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।